नमस्कार दोस्तों, आपने पिछले दिनों यूएस में देखा होगा कि वहां पर चुनाव खत्म हुए और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने 538 सीट्स में से 312 सीट यानी लगभग 50.1% वोट शेयर के साथ वहां का चुनाव जीता और डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में यानी 2025 जनवरी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उन्होंने अमेरिका की सरकार में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पदों की घोषणा की है और वहाँ पे अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक नई पोजीशन जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज। इसमें वो अमेरिकी बिलियनियर एलन मस्क और भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन और रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी को इस पद के लिए चुनने वाले हैं और उन्होंने इसको घोषित भी कर दिया है। तो ये डोज डिपार्टमेंट क्या है, इसका अमेरिका की राजनीति में और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होने वाला है जो अमेरिका में सालों से चली आ रही ब्यूरोक्रेसी यानी वहाँ का सिस्टम और जो वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उस पर ध्यान देगी और उस पर काम करेगी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक्सटर्नल एडवाइस भी देगी वहाँ के देश और विदेश के मामलों पे भी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होने वाला है जो सालों से अमेरिका में चली आ रही ब्यूरोक्रेसी यानी वहाँ का जो सिस्टम है उस पर काम करने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक्सटर्नल एडवाइस देने का काम करेगी। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि रामास्वामी और मस्क ट्रंप प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही यानी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने, एक्सेस रेगुलेशंस को कम करने, फिजूल खर्ची में कटौती करने और संघीय एजेंसियों यानी फेडरल एजेंसीज के रीस्ट्रक्चर पे ध्यान देगी यानी उनके पुनर्गठन पे ध्यान देगी और उस पर काम करेगी। इससे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जो नीति थी उस पर भी बहुत बल मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के रिसोर्सेज, वहाँ का सारा सिस्टम और वहाँ का पैसा पहले अमेरिकन लोगों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, उसके बाद वो दुनिया के बारे में सोचेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि पूरी दुनिया में शांति रहे। और ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि अमेरिका पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनमें शामिल रहता है, चाहे हथियार प्रदान करने के साथ या चाहे वो डायरेक्टली अपनी सेना भेजने के बाद। ये हमने इराक युद्ध में भी देखा है, सीरिया युद्ध में भी देखा है, वियतनाम युद्ध में भी देखा है और हाल फिलहाल में चल रहे इजराइल, लेबनान और गाजा का युद्ध या फिर रसिया और यूक्रेन के युद्ध में भी हम देख रहे हैं। साथ ही डोज का काम होगा कि जुलाई 4, 2026 तक जब अमेरिका अपना 250वां इंडिपेंडेंस मनाएगा तब तक एक छोटी और एफिशिएंट गवर्नमेंट को तैयार करना, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो साइज में छोटी हो और एफिशिएंट हो और अगर कहीं कोई गलती किसी की होती है तो उसकी जिम्मेदारी को तय किया जा सके और सारे सिस्टम तेजी से काम कर सके। कोई फाइल ऐसा ना हो कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक सिर्फ घूम रही है। नए डिपार्टमेंट का संक्षिप्त नाम डोज क्रिप्टो करेंसी डोज क्वाइन से भी मेल खाता है, जिसे एलन मस्क अपने ट्विटर पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमेशा प्रमोट भी करते रहते हैं। ट्रंप के बयान के अनुसार सिस्टम में सरकारी बर्बादी में शामिल सभी लोगों में, जो कि एक बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनको एक शॉकवेव सा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नई सरकारी पहल संभावित रूप से हमारे समय का मैनहट्टन प्रोजेक्ट साबित होगा। अब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट का एटम बनाने के प्रोजेक्ट का नाम है, जिसके तहत साइंटिस्ट रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने अमेरिका का पहला परमाणु बम का आविष्कार किया था। ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यानी 1939 से लेके 1945 तक। और एटम बम के इन्वेंशन के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा,
वहां से देख सकते हैं। एलन मस्क ने अक्टूबर में ट्रंप की एक रैली में कहा था कि उनका मानना है कि अमेरिकी सरकार के बजट में लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती के साथ किया जा सकता है। उन्होंने अक्सर ये सुझाव दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसी बीच विवेक रामास्वामी ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज और FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जब जैसे अपने यहाँ IB होती है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको खत्म करने पर जोर दिया है। एलन मस्क डोज को किस तरह से चलाएंगे, इसका अंदाजा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो अपनी कंपनीज को कैसे चलाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे उन्होंने बाद में एक्स के रूप में उसका नाम चेंज कर दिया, इसको $44 बिलियन में खरीदा ताकि वो कंटेंट को मॉडरेट करने और उन उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने की नीतियों को हटा सकें जिन्हें ट्विटर के रूल्स वायलेट करने, हेट स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बैन कर दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था, जिन्हें जनवरी 2021 में कैपिटल दंगे के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने लगातार ये दावा किया था कि सन 2020 के चुनाव में उनके खिलाफ धांधली हुई थी। यानी इससे जो पहले का चुनाव था राष्ट्रपति का, जिसमें जो बाइडेन जीते थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनको हराने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का यूज किया गया था। इस तरह से एलन मस्क ने ट्विटर एक्वायर करने के बाद कर्मचारियों की संख्या लगभग 8000 से घटाकर 1500 कर दी। मतलब कि एक छोटी और एफिशिएंट टीम। एलन मस्क क्योंकि एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका जो वर्कर यूनियन है और गवर्नमेंट एजेंसीज का बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये बिजनेसमैन को सही तरीके से काम नहीं करने देते हैं, बार बार उनके काम में रुकावट डालते हैं स्ट्राइक के थ्रू या फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक घुमाने के थ्रू। ऐसा नहीं है कि एलन मस्क को ट्रंप ने ऐसे ही गवर्नमेंट में इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दिया है, जबकि ये ट्रांजैक्शनल है, यानी कि तुम मुझे कुछ दो, मैं बदले में तुम्हें कोई पद देता हूँ। मस्क ने ट्रंप के कैंपेन में $200 मिलियन डोनेट किए थे, यानी जो चुनाव का उनका चल रहा था कैंपेन, उसमें इन्होंने उनका सहयोग किया था $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में। साथ ही बहुत सारी रैलीज में वो ट्रंप के साथ भी दिखाई दिए थे। अमेरिका का एक रूल है कि वहाँ का प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए, यानी कि US सिटीजन बाय बर्थ। बट एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो अगर उन्हें फ्यूचर में अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो उन्हें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने होंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों से लग रहा है कि एलन मस्क जिस तरह से राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं, और अमेरिका में एक प्रथा है कि बिजनेसमैन धीरे धीरे करके राजनीति में जाता है, तो उसके लिए ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क आगे राजनीति में जाएंगे, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी उनको करने पड़ेंगे। साथ ही अमेरिका में एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, यानी वहाँ पे 4 साल का टर्म होता है। जैसे अपने यहाँ 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो 4-4 साल के 2 टर्म ही आप पूरे कर सकते हो। तीसरी बार आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, जैसे बराक ओबामा 2 बार वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे। तो इसी तरह से ट्रंप भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो तीसरी बार भी अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसे जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर उनको चुनाव कॉन्टेस्ट करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरल रिफॉर्म इनको करना पड़ेगा, जिसके तहत ऐसा लग रहा है कि इसकी ये शुरुआत है वहाँ तक पहुँचने की। साथ ही टैक्स को कम करना, चाइना के साथ ट्रेड को कम करना और दुनिया में चल रहे वॉर्स को रोकना भी डोनाल्ड ट्रंप के मैनिफेस्टो में है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बिजनेस तभी ग्रो करेगा पूरी दुनिया का जब युद्ध रोके जाएंगे। और इसमें जब वो उनका पिछला टर्म था तो उसमें वो सफल भी हुए थे, जब उन्होंने सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच समझौता करा दिया था कि ये आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अमेरिका का बाहर के देशों में अगर इंटरफेरेंस कम होगा तो इससे वर्ल्ड पीस तो जाहिर सी बात है होगी ही होगी, क्योंकि मॉडर्न टाइम का जो एरा चल रहा है इसमें दुनिया की सारी लड़ाइयों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व रहा ही है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अमेरिका का हमेशा से ये एजेंडा रहा है
कि दो देशों या दो ग्रुप या एक कोई ग्रुप और देश के बीच में युद्ध छेड़ दिया जाए और फिर दोनों को हथियार बेचे जाएं, क्योंकि अमेरिका में जो हथियार की लॉबी है वो बहुत बड़ी है। वो अमेरिका की राजनीति, आर्थिक स्थिति और वहाँ की सामाजिक स्थिति सब पे प्रभाव डालती है। तो ऐसे में वहाँ पे जो राजनीति है वो हथियार लॉबी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब इस नए डिपार्टमेंट का दुनिया पे कितना और क्या फर्क पड़ेगा, ये अगले साल जनवरी के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। इन खबरों के अलावा एक बात सोचने वाली है कि क्या हमारे देश में इस तरह का कोई डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के लिए काम करे, जो चीज़ों को ऑडिट करे और बताए कि कहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, किस चीज़ को कम किया जा सकता है, किस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में कोई एक व्यक्ति होता है जो एमएलए होता है, फिर एमपी का चुनाव आता है, वो एमपी का चुनाव लड़ जाता है और उस चुनाव को जीत भी जाता है, फिर वो एमएलए की सीट को खाली कर देता है। अब अगर 2 साल बचे हुए हैं अगले एमएलए के इलेक्शन के लिए, तो उस सीट पे फिर से चुनाव करवाया जाता है। इसी तरह से जो सर्विसेज हैं, मान के चलो यूपीएससी में कोई व्यक्ति रेवेन्यू सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाता है, इसके बाद फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम देना शुरू करता है, कोई मेडिकल लेके या कुछ भी, तब तक वो उस पद को वैसे ही छोड़ के रखता है। जब वो आईएएस में सेलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी पिछली सीट को छोड़ देता है। तो मतलब उसकी ट्रेनिंग और चीज़ों पे जो खर्चा हुआ है, जो टाइम गया है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं इन्हीं 2 डिपार्टमेंट के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में। क्योंकि किसी भी देश को जो मुख्यतः चलाते हैं वो नेता और ऑफिसर चलाते हैं। तो सबसे बड़ा अगर इस देश में रिफॉर्म करना ज़रूरी है तो वो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में है, जो किसी भी तरह से नहीं होगा, क्योंकि रिफॉर्म करने वाले जो लोग हैं वो खुद ही सत्ता में बैठे हुए हैं। और खर्चों का बोझ कौन उठाता है? आम आदमी, टैक्स पेयर। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।